गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंडियन मैथ्स ए टू जेड फैमिली में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का क्लास कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। उसी के कड़ी में मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने 2 वीडियो जो है जीन प्याजे साहब से संबंधित पहले भी अपलोड कर रखा है और लास्ट वीडियो आज का है, लास्ट सेशन आज का रहने वाला है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले बता रखी है 2 वीडियो में, और जो रेस्ट बच गया है वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको प्रत्येक दिन के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप, मेरा मानना है अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं एग्जाम तक, तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा और कहीं दूसरे जगह पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए कुछ चीज़ों पे डिस्कस करते हैं जो मैंने पढ़ा रखा है। थोड़ा सा शॉर्ट में मैं उन चीज़ों को भी डिस्कस कर देता हूँ, ताकि टॉपिक आपको अच्छा लगे, ठीक है, और चीज़ें समझ में आए, ठीक है। जैसा कि जिन साहब ने बताया था कि विकास, मानसिक विकास के, बच्चों में मानसिक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। जिन साहब का ये मानना था। उन्होंने पहला अवस्था बताया कि संवेदी पेशीय अवस्था, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष का समय बताया उन्होंने। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय उन्होंने बताया। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय उन्होंने 2 से 7 वर्ष का बताया। फिर तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय उन्होंने 7 से 11 वर्ष का बताया। और उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष का समय जो है उन्होंने इसके बारे में बताया, जिसमें मैंने पूर्व संवेदी पेशीय अवस्था के बारे में मैंने आपको बता रखा था, ठीक है, बता दिया है पिछले वीडियो में। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। कुछ चीज़ें बच गई थी जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। और आज का जो सेशन होगा वो, उसमें हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इन दोनों को भी आज के सेशन में क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। और इनके विचार को में जो है कुछ बदलाव भी हुआ था, कुछ इस पे आलोचनाएं भी हुई थी, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हेडिंग में लिखा हुआ है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, मैंने पिछली क्लास में आपको जीववाद और अहम केंद्रित के बारे में बताया था, तो थोड़ा सा इसको शॉर्ट में समझ लीजिए इस क्लास में। जीववाद, जब बच्चा सजीव और निर्जीव चीज़ों में अंतर नहीं कर पाता है, वो बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि ये चीज़ें सब सजीव है और ये चीज़ें निर्जीव, इसमें जब अंतर बच्चा नहीं कर पाएगा तो उसे जीववाद कहते हैं। अहम केंद्रिता किसको कहते हैं? अहम केंद्रिता का मतलब होता है जब बच्चा यह सोचने लग जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं सोच रहा हूँ वही सब ठीक है, अदर जितने भी चीज़ें हैं वो क्या है, गलत हैं, तो वो बच्चा अहम केंद्रिता के श्रेणी में आता है और ये पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में ही आता है। तो आप याद रखिएगा, जीववाद हो, अहम केंद्रिता हो, अपलटावादी हो, केंद्रीकरण हो, या फिर संरक्षण हो, क्रमबद्धता हो, ये सब जो आता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही आता है। अब देखिए आगे लिखे हैं हम, अपलटावी, इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। इसमें बच्चा क्या होता है कि वस्तुओं को उलटना पलटना नहीं सीख पाता। उलटना पलटना नहीं सीख पाता है तो एक एग्जांपल के तौर पे, जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है, 2 में 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। बच्चा को अगर हम ऐसा बताते हैं कि 2 में अगर 5 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 7, जबकि उसी समय अगर हम बच्चा को ये पूछ दें 5 + 2 क्या होगा, तो वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, उलटने पलटने का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए वो इन चीज़ों को नहीं बता पाएगा। तो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चे चीज़ों को उलटने पलटने के लिए नहीं सीख पाता है, ठीक है। अब पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में जो है बच्चे मुद्रा, दूरी, भार, ऊंचाई आदि का कॉन्सेप्ट उनके अंदर नहीं होता, यानी कि मुद्रा क्या है, दूरी, भार, ये सब का जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चे में नहीं होता है इस अवस्था में, ठीक है। अब ये कहता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का अवस्था उसको कहते हैं जब बच्चा एक ही चीज़ों पर फोकस करता है, एक ही चीज़ों पे फोकस करता है। मतलब इस अवस्था में बच्चा जब कोई एक चीज़ कर रहा होता है तो उसका दिमाग दूसरे चीज़ों पे नहीं जाता है, वो बिल्कुल एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा होता है, ठीक है। आगे देखिए कहता है संरक्षण का सिद्धांत। देखिए संरक्षण का सिद्धांत जो है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा भी गया है और पूछेगा भी, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा और बार बार देख के इसको याद भी कर लीजिएगा। देखिए क्या करता है, संरक्षण, कंजर्वेशन का सिद्धांत। ये क्या है, अगर किसी वस्तु
कि साइज और शेप में बदल दे तो उसके क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा इन चीज़ों को समझ नहीं पाता है। अब कैसे नहीं समझता है तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, उदाहरण देके। एक छोटा सा गिलास लीजिए और उसमें दूध का कुछ मात्रा रखिए, और जितना मात्रा आपने छोटा गिलास में रखा है उतना ही मात्रा एक बड़े गिलास में रखिए आप, और उस दोनों गिलास को एक बच्चे के सामने रखिए, और बच्चा देखिएगा कि वो जो बड़ा गिलास है उसको पकड़ेगा। क्यों पकड़ेगा? क्योंकि बच्चा को ये चीज़ें क्वांटिटी के बारे में ये पता नहीं है कि दोनों में जो है सेम मात्रा में चीज़ें रखी गई है, लेकिन वो क्या देख रहा है कि जो बड़ा सा है उसमें बहुत ज़्यादा होगा, जो छोटा है उसमें कम होगा। बच्चा के दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो वही चीज़ें हैं संरक्षण का सिद्धांत कि हम अपने किसी वस्तु के साइज और शेप में बदलाव कर देते हैं तो उसके क्वांटिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन चीज़ों से बच्चा जो है अनभिज्ञ रहता है, उसको इनकी जानकारी नहीं होती है। अब आता है एक क्रमबद्धता, ठीक है, सेरिएशन, क्रमबद्धता का सिद्धांत, यानी कि बस अगर हम बच्चे को इसके बारे में बताएं तो बच्चे में जो है क्रमबद्धता का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो चीज़ों को जो है उसके क्रम के अनुसार सजा नहीं पाता है। ठीक है, तो यही सब कुछ पॉइंट से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इन्हीं सब कुछ पॉइंट को हमको याद करना है जो कि क्वेश्चन में आ सकते। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको ओरली करके बताता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। जैसे कि क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा कि जिन साहब की मानसिक विकास की किन अवस्थाओं में बच्चा जो है भार से अनभिज्ञ रहता है, या बच्चा भार के बारे में, बच्चे में भार का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, किस अवस्था में। ठीक है, तो अब हमने आपको बताया कि किस अवस्था में ये है, दूसरी अवस्था में। देखिए किस अवस्था में अगर पूछेगा तो दूसरी अवस्था में अगर नाम दे दिया जाए, जैसे नाम दे देगा संवेदी, पेशी अवस्था, पूर्व संकेत, तो हम नाम से चलेंगे। अगर अवस्था दे दिया प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तो उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे, डील कर लेंगे। ठीक है, तो हमने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में भी अभी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इनको देखते हैं हम लोग। अगर आप नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं अब इन चीज़ों को मिटाऊंगा और फिर से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ले लिए हैं उम्मीद करते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा पॉइंट है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसका समय जो माना जाता है वो 7 से 11 वर्ष का समय माना जाता है। यानी कि इस समय के बीच जो भी बच्चा रहेगा वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में माना जाएगा। ठीक है, जिन साहब ने बताया कि इस अवस्था में जो भी बच्चा होता है वो चीजों को, इस अवस्था में लिखते जाइएगा, इस अवस्था में बच्चा चीजों को देखकर, चीजों का मतलब कि वस्तु वगैरह, चीजों को देखकर उनके बारे में सोचना समझना शुरू करता है या प्रारंभ करता है। यानी कि इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि पहले चीजों को देखता है, उसके बाद उस पर सोचना और समझना शुरू करता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे में भार का कॉन्सेप्ट, मुद्रा का कॉन्सेप्ट, लंबाई दूरी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे में दूरी, लंबाई, भार, मुद्रा आदि का कंसेप्ट आ जाता है। बात समझे आप? इस अवस्था में जो है बच्चा क्या करता है कि दूरी के बारे में समझने लगता है, दूरी क्या है, लंबाई क्या है, भार क्या है, मुद्रा क्या है, ये सभी कॉन्सेप्ट इस अवस्था में बच्चे में आ जाती है। ठीक है, अब इस अवस्था में एक चीज और होती है, बच्चा जो है आगमनात्मक
थिंकिंग यानी सोच विचार करने लग जाता है, यानी कि बच्चा जो है उदाहरण के ऊपर अपना तर्क देने लगता है, उदाहरण के ऊपर अपना तर्क देने लगता है। इसको हम आगमनात्मक तर्कना भी कहते हैं, लिख लीजिएगा, आगमनात्मक तर्कना, तर्कना लिख लीजिए डैश देखिए। इसमें बच्चा उदाहरण के ऊपर तर्क देना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, आपने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 3 पॉइंट को पढ़ा, डिस्कस किया। मैं उसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इस अवस्था में बच्चा चीजों को देखकर उस पर सोचना और समझना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चा जो है मुद्रा, दूरी, लंबाई, भार, वजन जो भी है उस पे अपना उसका कॉन्सेप्ट उस बच्चे में आ जाता है। ठीक है, और इस अवस्था में बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखिए यहाँ से पूछ सकता है आगमनात्मक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो इस अवस्था में, किस अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में आगमनात्मक तर्कना का जो है कंसेप्ट यानी कि गुण आ जाता है, और इसमें बच्चा क्या करता है, उदाहरण के रूप पे अपना तर्क या आंसर देना शुरू कर देता है। उदाहरण के रूप पे याद रखिएगा, आगमनात्मक तर्कना का मतलब होता है जब बच्चा उदाहरण के रूप पे आंसर देना शुरू करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये अवस्था भी अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। हम लोग लास्ट जिन साहब की जो लास्ट अवस्थाएं थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, उनके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि इनका है यहाँ पे हेडिंग में, इसी को मैं मान लेता हूँ औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, सबसे पहले तो इसका समय माना जाता है 11 से 15 वर्ष, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस अवस्था, देखिए इस अवस्था को जो है सबसे सर्वोच्च अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था को या यह अवस्था सबसे सर्वोच्च अवस्था, यह अवस्था सबसे सर्वोच्च अवस्था है, मतलब सबसे उच्च कोटि का अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे, इस अवस्था में बच्चे में अमूर्त चिंतन करने का गुण आ जाता है। ध्यान से समझिएगा मैंने क्या लिखा है। मैंने ये लिखा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, इस अवस्था में बच्चे जो हैं अमूर्त चिंतन करने लग जाते हैं। अमूर्त चिंतन करने का मतलब क्या, जो चीजें वो नहीं देखते हैं उन चीजों के बारे में भी वो सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यह अवस्था सबसे उच्च कोटि का अवस्था होता है। एक पॉइंट इसमें है और निगमनात्मक तर्कना। देखिए एक आगमनात्मक तर्कना है जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, एक निगमनात्मक तर्कना है जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आता है। और इन चीजों से क्वेश्चन पूछता है और इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। याद रखिएगा, जब अगर बोलेगा आगमनात्मक तर्कना तो वो उदाहरण के रूप में बच्चा उसमें आंसर देता है, और वो आता है तीसरी अवस्था यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगर हम निगमनात्मक तर्कना की बात करें तो ये चौथी अवस्था में आती है जो कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। अब निगमनात्मक तर्कना क्या है, जब बच्चा नियम के ऊपर, यानी कि बच्चे को पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उस पे उससे जवाब लिया जाता है, उसको क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाता है। तो निगमनात्मक तर्कना मतलब जब बच्चा नियमों के ऊपर अपना उत्तर देना शुरू कर दे, नियमों रूल्स के ऊपर अपना तर्कना या आंसर देना प्रारंभ कर देता है, ऐसे लिखिए, कर देता है। ठीक है, नियमों के ऊपर तर्कना या देना प्रारंभ कर देता है इस अवस्था में बच्चा। ठीक है, तो इन चीजों को आपने समझ लिया।
याद भी हो गया होगा उम्मीद करते हैं, है ना। अब जो है इनकी कुछ आलोचनाएं थी। जिन साहब ने जो 4 अवस्थाएं बताई, बच्चे में मानसिक विकास की जो 4 अवस्थाएं बताई है जिन साहब ने, इनकी कुछ आलोचनाएं भी थी। जिन साहब के अनुसार बच्चे में जो मानसिक विकास की अवस्थाएं होती है, ये इसको बदला नहीं जा सकता, मतलब अपरिवर्तनशील होता है, अपरिवर्तनशील होता है, ऐसा जिन साहब ने कहा। ठीक है, तो पहले हम हेडिंग बनाएंगे आलोचना। आलोचना यानी कि जिन साहब से संबंधित जो उन्होंने तथ्य दिया, उनकी जो आलोचनाएं हैं वो क्या है। तो सबसे पहला, जिन प्याजे के अनुसार बच्चे के मानसिक विकास की अवस्था अपरिवर्तनशील होता है। जिन साहब ने बताया, ठीक है, कि बच्चे में जो मानसिक विकास की अवस्थाएं होती है, उन्होंने 4 अवस्था बताया। उन्होंने बताया कि ये अवस्थाएं बदली नहीं जा सकती, ये अपरिवर्तनशील होती है। जबकि अगर बच्चे में वातावरण या पर्यावरण या वहाँ का एनवायरनमेंट अगर बच्चे को अच्छा दिया जाए प्रारंभ से ही, शुरू से ही, तो बच्चे अपनी अवस्थाओं से ज़्यादा चीज़ें सीख सकता है। ठीक है, यदि बच्चे को उचित या अच्छा वातावरण, माहौल भी आप इसको बोल सकते हैं, अच्छा वातावरण या माहौल प्रारंभ से ही दिया जाए तो बच्चा अपनी अवस्था से अधिक सीख सकता है। इन चीजों को आपने समझा। जिन प्यारे साहब ने कहा कि बच्चे में जो मानसिक विकास की अवस्था होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि ठीक इसके विपरीत यदि बच्चे को अच्छा वातावरण या अच्छा माहौल प्रारंभ से ही दिया जाए बर्थ, तो बच्चा उनकी अवस्था से ज्यादा सीख सकता है। ठीक है, सबसे पहला तो आलोचना ये हो गया। दूसरा आलोचना इनका ये है कि इन्होंने कहा कि बच्चे में पहले विकास होती है, बाद में बच्चा सीखना शुरू करता है। जिन साहब के अनुसार, मैं इसको मिटा के लिख देता हूं, आप लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, जिन प्याजे के अनुसार बच्चे में पहले विकास होगा, फिर बच्चा सीखेगा। ऐसा जिन साहब ने कहा कि बच्चे में जो पहले विकास होगी फिर बच्चा सीखेगा, जबकि ठीक इसके विपरीत बच्चा पहले सीखेगा, बाद में विकास होगा। ऐसा वाइगोत्स्की साहब का कहना है। ठीक है, वाइगोत्स्की साहब ने कहा कि बच्चा पहले सीखेगा, बाद में विकास होगा। ये वाइगोत्स्की साहब ने कहा, जो कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो इनको आप समझ लीजिए। जिन साहब ने कहा कि बच्चे में पहले क्या होगा, पहले विकास होगा, बाद में सीखेगा, इन्होंने, जबकि इसके विपरीत ले वाइगोत्स्की साहब ने कहा कि नहीं, बच्चा पहले सीखेगा, बाद में विकास होगा। तो यहाँ पे आलोचना इनकी होगी। तो यही कुछ प्रमुख आलोचनाएं थी जिन साहब के रिलेटेड, जिन साहब के थ्योरी से संबंधित।
ठीक है, जिनको मैंने अपने स्तर से, जहाँ तक मेरा कॉन्सेप्ट है, जहाँ तक मेरी समझदारी है, मैंने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया, आपको अच्छे तरीक़ा से समझाने का प्रयास किया। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट में डाउट लगे या कहीं पे आपको लगे कि यहाँ पे कुछ सुधार होना चाहिए था, यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने कुछ गलती से बोल दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिए। या फिर अपना फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उन चीज़ों पे ध्यान दे सकूं और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊं आपके लिए वो काफ़ी अच्छा हो और इससे अच्छी क्वालिटी का हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।